बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है जो हम लोग पढ़ेंगे और वो है रियल और अपेरेंट वेट के बारे में। आइए जरा देखते हैं कि ये दो किस्म के वेट्स क्या मायने रखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का हमारा आर्टिकल रियल और अपेरेंट वेट है। हमने वेट की दो नई टर्म्स आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, लेकिन ये दो डिफरेंट किस्म के वेट्स क्या हैं। सबसे पहले बुक आपकी एग्जांपल देती है पेज नंबर 116 के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन रेज करती है और वो क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि आप लोगों ने किसी मूवी के अंदर या किसी वीडियो के अंदर जब किसी सैटेलाइट के अंदर का व्यू देखा हो तो आपने देखा होगा कि वो जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उस सैटेलाइट के अंदर इस तरह से फ्लोट कर रहे होते हैं जैसे उनका वजन ही नहीं है। इसका मतलब जमीन पर वो वेट हम फील कर रहे हैं, लेकिन सैटेलाइट के अंदर कोई ऐसी वजह है जो हम वेट फील नहीं कर पाते। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल हमें ये रियलाइज करवाने के लिए काफी है कि वेट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। तो अभी हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये जो पहली टर्म है वो डिस्कस करूंगा और वो है रियल वेट। व्हाट इज रियल वेट? देखिए, 9th क्लास में हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि वेट क्या होता है। जब भी कोई चीज जमीन के ऊपर होती है तो जमीन उसको अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स, जिसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, उससे पुल कर रही होती है। जब वो उसको पुल कर रही होती है तो आप एक किस्म का जैसे जमीन के अंदर धंस रहे होते हैं। अंदर चले तो नहीं जाते क्योंकि जमीन भी एक फोर्स लगाती है और वो आपको अंदर जाने से रोकती है, लेकिन आप जमीन की तरफ अपनी टांगों में एक फोर्स फील करते हैं। वो जो फोर्स है वो वेट है आपका। तो याद रखिएगा, व्हाट इज रियल वेट? वेट इज बेसिकली, वेट इज द फोर्स बाय विच, कौन सी फोर्स है ये? by which earth attract any object towards its center। जो अर्थ है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से सेंटर की तरफ खींचती है उसे हम बोलते हैं वेट। लेकिन वेट फील तो हम करते हैं लेग्स में, जो हमारे लेग्स में एक जमीन की तरफ प्रेस हो रही है, उससे हमें अपना वेट फील हो रहा था कि यार मेरा कुछ वेट है। लेकिन वेट मेजर कैसे करना है? याद रखिएगा, वेट की मेजरिंग के लिए हमारे पास कुछ मशीन्स हैं। उनको डिस्कस करता हूं कि उनका मैकेनिज्म क्या होता है। स्टूडेंट्स, वेट मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनमें से दो का जिक्र मैं आज आप लोगों के साथ करूंगा और उन दोनों को मैं डिफरेंट टाइम्स में इस पूरे लेक्चर में एज ए कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और आप लोगों ने उनको अंडरस्टैंड करना है। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, हमारे पास वेट मेजर करने के लिए जो पहली मशीन है उसे हम बोलते हैं वेट मशीन। और ये वेट मशीन आप लोगों ने घरों में देखी भी होगी। जिस ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने वेट करना है उस ऑब्जेक्ट को हम इस मशीन के ऊपर रख देते हैं और वो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो उसको नीचे को खींचता है, जिसकी वजह से वो मशीन के ऊपर एक दबाव डालता है। जब वो मशीन के ऊपर एक दबाव डालेगा तो मशीन एक रीडिंग देगी और मशीन जो रीडिंग देगी यही उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। दूसरी बात, जब हम लैब्स की बात करते हैं तो लैब्स में हम वेट मशीन की बजाय एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। ये स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट को हैंग करते हैं, ऑब्जेक्ट का वेट नीचे को फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से वो जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो जाएगा और हमारे पास स्प्रिंग के स्ट्रेच होने से ये नीचे आएगी और ये जो रीडिंग आएगी हमारे पास ये उस ऑब्जेक्ट का वेट आएगा। और आप याद रखिएगा, ये दोनों डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिर्फ इनकी थोड़ी सी वर्किंग डिफरेंट है, बाकी इनका तकरीबन हमारे पास जो थ्योरी है वो सेम है। मिसाल के तौर पर जब हम लोगों ने वेट मशीन की बात की तो उसमें क्या था, ऑब्जेक्ट को ऊपर रखा था, डिवाइस को नीचे। जबकि हमारे पास जब स्प्रिंग बैलेंस की बात की तो स्प्रिंग बैलेंस में ऑब्जेक्ट को नीचे हैंग किया है और मशीन ऊपर है, उसमें वो उसके ऊपर से फोर्स लगा रहा है वेट मशीन में, जबकि स्प्रिंग बैलेंस में वो उसको नीचे से पुल कर रहा है। दोनों सूरतों में वेट मालूम होगा। एक्चुअली में जो वेट मशीन है इसके अंदर भी स्प्रिंग्स ही होते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो बुक एग्जांपल देगी वो स्प्रिंग बैलेंस की होगी।
लेकिन मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जो ज्यादा आसान एग्जांपल दूंगा वो आपकी वेट मशीन की होगी। तो जरा देखते हैं, हमारे पास दूसरी बात जो हम लोगों ने लिखनी है वो क्या है कि वेट कैसे मेजर होता है जी। वेट इज measured by spring balance। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास आपका रियल वेट, जो जमीन आपको जितना फोर्स से पुल कर रही है वो कैसे फाइंड आउट करना है। स्प्रिंग बैलेंस यूज कर लें या दूसरी वेट मशीन यूज कर लें। लेकिन अब जरा जो एग्जांपल्स मैं आपको देने लगा हूं इनको बड़ी तवज्जो से सुनना है आप लोगों ने। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वही ऑब्जेक्ट है जिसका आप लोगों ने पहले वेट किया। अब इसका वेट है सपोज करें 5 न्यूटन। अब होता क्या है कि कोई शख्स अगर इस वेट को ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करे तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट 5 न्यूटन का है, लेकिन अब क्योंकि आप मशीन को ज्यादा प्रेस कर रहे हैं तो मशीन शायद आपको 5 न्यूटन से ज्यादा रीडिंग दे। अब क्योंकि जो मशीन आपको रीडिंग देगी वो वेट बताएगी, वो फोर्स बताएगी जो उस पर लग रही है। तो हमारे पास इस वक्त जो वेट आ रहा है, क्या वो असल आ रहा है, क्या वो जेन्युइन वेट है? जेन्युइन तो 5 न्यूटन है, लेकिन हमारी रीडिंग असल से थोड़ा सा ज्यादा आ रही है। कहेंगे इसको भी वेट, लेकिन ये अपेरेंट वेट है। अपेरेंट वेट है, जाहिरी वेट है कि इस सिचुएशन के अंदर ये वेट आ रहा है, असल में ऑब्जेक्ट का ये वेट है नहीं। फिर एक और एग्जांपल देखें, अगर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और मैं इसको धागे से इतना करीब लेकर आता हूं कि ये मशीन को टच तो कर रहा है लेकिन मशीन को प्रेस नहीं कर पा रहा। जब ये वेट मशीन को प्रेस नहीं कर पाएगा, हालांकि ऑब्जेक्ट 5 न्यूटन का है, लेकिन वेट मशीन तो रीडिंग नहीं देगी क्योंकि वो प्रेस ही नहीं हो रही। इस सूरत में आप कहेंगे, इनफैक्ट आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस ऑब्जेक्ट का वेट 0 है। क्या रियल वेट 0 है? नहीं, हकीकत में कुछ ना कुछ वेट है, लेकिन कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि आपकी वेट मशीन रीडिंग नहीं दे पा रही। तो ये जो मैंने तीनों एग्जांपल्स में आप लोगों से डिस्कस किया, ये रियल वेट नहीं बता रही मशीन। ये कौन सा वेट बता रही है? अपेरेंट वेट। तो स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे पास सम टाइम मशीन कुछ ऐसी रीडिंग्स भी दे सकती है जो असल वेट से डिफरेंट हो, उसे हम बोलते हैं रियल वेट नहीं है, ये अपेरेंट वेट है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नई टर्म आई है वो है अपेरेंट वेट। और अपेरेंट वेट क्या है? किसी भी सिचुएशन के अंदर जो आपकी वेट मशीन या आपका स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग दे रहा होगा उसे हम बोलेंगे कि ये आपका अपेरेंट वेट है। और वो जरूरी नहीं आपके असल वेट जितना ही हो, जैसे मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दी। तो व्हाट इज अपेरेंट वेट? रीडिंग ऑन स्प्रिंग बैलेंस या वेट मशीन हमारे पास ये अपेरेंट वेट है। नाउ स्टूडेंट्स, यहां से हम कुछ केस डिस्कस करेंगे अभी आप लोगों के सामने, लेकिन मैं एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं और वो कॉन्सेप्ट है इनर्शिया। थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं, फिर हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, इनर्शिया क्या होता है? मैंने पहले भी चैप्टर नंबर 3 में इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अभी मैं आपको सिर्फ आज के आर्टिकल के हिसाब से इतना बता दूं कि इनर्शिया किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में खुश रहती है, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, जैसे कि 20 की स्पीड से मूव कर रही है, तो वो 20 की स्पीड से मूव करती रहेगी या रहना चाहती है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। ये प्रॉपर्टी ही है जिसकी वजह से अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा हो और आप उसको रोकने की कोशिश करें तो ब्रेक लगाएं तो वो स्लिप हो जाता है। वो आगे को स्लिप क्यों हो गया? क्योंकि वो चलता रहना चाहता था, तो उसने कोशिश की अभी भी मजीद आगे जाने की। और इसी तरह अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वो आसानी से नहीं चलता, उसको बहुत स्पीड, आपको बहुत फोर्स लगानी पड़ती है, फिर वो मूव करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट पर था और रेस्ट पर रहना चाहता है। इनर्शिया की वजह से एक जबरदस्त बात नोट करनी है आप लोगों ने, वो क्या है? ये मेरे पास एक फुटबॉल है और ये फुटबॉल जो है आपको मालूम है ये रेस्ट पर है और ये रेस्ट पर रहना चाहेगी, लेकिन जब मैं इसको किक करूंगा तो किक करने पर
मैं इसको मूव करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसका इनर्शिया चाहेगा कि वो अपनी जगह पर रहे, रुकी रहे, जिसकी वजह से जब मेरा पांव जो है इसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो कांटेक्ट में आते हुए बॉल जो है वो थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी। क्यों कंप्रेस होगी? क्योंकि बॉल ने कोशिश की अपनी जगह पर रहने की। मेरा पांव ऐसे आ रहा था तो मैंने बॉल को मूव करने की कोशिश की, बॉल ने रेजिस्ट किया, जिसकी वजह से बॉल प्रेस हो गई। तो याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी, यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज का। अगर बॉल में इनर्शिया ना होता, यानी कि बॉल जिद ना करती, तो आपका पांव लगने के साथ ही वो चलना शुरू कर देती, लेकिन उसके रेजिस्ट होने की वजह से बॉल जो है वो कंप्रेस हुई है या बॉल प्रेस हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम जरा डिस्कस करते हैं केस नंबर 1। याद रखिएगा आज जितने भी केसेस हम डिस्कस करेंगे मैं उसमें एक लिफ्ट इमेजिन करूंगा, या वो लिफ्ट ऊपर जा रही होगी या नीचे, क्योंकि लिफ्ट की सिर्फ वर्टिकल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन तो हो नहीं सकती। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स केस नंबर 1। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास केस नंबर 1 की स्टेटमेंट। केस नंबर 1 में हमने क्या अज्यूम किया है कि हमारे पास एक लिफ्ट है। व्हेन अ लिफ्ट इज एट रेस्ट, या तो वो लिफ्ट रेस्ट पर है, रेस्ट पर होने से वो मूव ही नहीं कर रही, तो हम कहेंगे कि उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड में चेंज। जो चीज मूव ही नहीं कर रही, रेस्ट पर रहेगी, तो उसकी स्पीड तो नहीं चेंज हो रही। और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, और या वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। जब कोई चीज यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तब भी उसकी स्पीड नहीं चेंज हो रही, तो एक्सेलरेशन तो जीरो ही हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने ये दो डिफरेंट चीजों को एक ही केस में क्यों डाला, क्योंकि इन दोनों केसेस में एक कॉमन बात है, और वो ये कि जो लिफ्ट होगी या तो वो रेस्ट पर होगी या फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होगी। दोनों सूरतों में लिफ्ट में एक्सेलरेशन नहीं होगा। नाउ स्टूडेंट्स ये देखिए, मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है वो हैंग कर दिया है इस लिफ्ट के अंदर। ये हमारी लिफ्ट है, और ये जो हमारे पास मशीन है ये डेफिनेटली एक स्प्रिंग बैलेंस है। इसका एक रियल वेट है। जब मैंने इसको जमीन पर रखकर इसका वेट किया, वो कुछ W वेट था, और वो इसका रियल वेट है, और वो वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसको नीचे खींच रहा है। जब वो इसको नीचे खींचेगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसमें एक तनाव क्रिएट कर देगी, एक टेंशन क्रिएट कर देगी, और वो जो टेंशन है वो T है। जितनी ज्यादा टेंशन होगी उतना ये पॉइंटर नीचे आएगा, जितना नीचे आएगा उतना वेट की रीडिंग ज्यादा आएगी। यानी कि मैं आसान अल्फाज में कहूं तो ये जो W है ना, ये W आपका असल वेट बता रहा है, रियल वेट, और ये T आपके रियल वेट की वजह से ये T इस पॉइंटर को, ये टेंशन इस पॉइंटर को नीचे लेकर आएगी। यानी कि टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीडिंग ऑन द स्केल। और रीडिंग ऑफ स्केल जो है वो मैंने आपको बताया था कि रीडिंग जो है वो हमारे पास अपेरेंट वेट होती है। यानी कि मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूं कि जो T है ना, टेंशन, वो आपका उस ऑब्जेक्ट का अपेरेंट वेट बताएगी। तो ये दो बातें जरा अंडरस्टैंड करें कि W इज द रियल वेट एंड T इज द अपेरेंट वेट। W वो फोर्स है जिससे जमीन आपको खींच रही है, T वो फोर्स है जिसकी वजह से पॉइंटर नीचे आएगा और स्केल कुछ ना कुछ रीडिंग शो करेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब जरा देखें, मुझे मालूम है कि ये पूरी लिफ्ट जो है या तो रेस्ट पर है, या यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रही है, या यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे आ रही है। तीनों सूरतों में एक्सेलरेशन नहीं होगा। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि ये जो नेट फोर्स होती है F, वो तो ma के इक्वल होती है, लेकिन एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो स्टूडेंट्स नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। इस वक्त इस लिफ्ट पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही होगी। अब हमें मालूम है दो ऑपोजिट की फोर्सेस हैं, और दो ऑपोजिट फोर्स हो तो उनका नेट या उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? याद रखिएगा, दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनको माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये T है माइनस W, तो ये हमारे पास नेट फोर्स आएगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि नेट फोर्स तो 0 है, तो ये आ जाएगा जी 0, T माइनस W, और W उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास T किसके बराबर आया? W के। लेकिन T क्या था स्टूडेंट्स? T ये था कि
स्केल पे रीडिंग क्या आ रही है, अपेरेंट वेट, और W क्या था कि आपका असल वेट कितना है, रियल वेट। और आपने देखा कि आपका अपेरेंट वेट यानी आपका स्केल वही रीडिंग देगा जो आपका अपना वेट है। तो यहां से हमने ये सीखा कि अगर लिफ्ट में एक्सेलरेशन नहीं है यानी कि या तो लिफ्ट रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, दोनों सूत्रों में एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो फिर याद रखिएगा कि आपका जो वेट आएगा वो वही आएगा जो असल में है। तो याद रखिएगा कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि व्हेन अ लिफ्ट इज एट रेस्ट, या तो रुकी हुई है, और मूविंग विथ, या फिर मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड, देन अपेरेंट वेट, जो लिफ्ट जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस बताएगा, देन अपेरेंट वेट विल बी इक्वल टू इट्स रियल वेट। यानी वेट में आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा अगर स्पीड या तो यूनिफॉर्म हो लिफ्ट की या लिफ्ट रेस्ट पर हो। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहले केस का कंक्लूजन होगा। आपको ये पहला केस पेज नंबर 117 के ऊपर ये जो पैराग्राफ है यहां से यहां तक, ये आपको इस केस नंबर 1 की सारी वर्डिंग मिलेगी, तो आप इसको हेडिंग दें केस नंबर 1 की। अब हम जरा देखते हैं कि केस नंबर 2 क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 की स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज आ गया। व्हेन द लिफ्ट इज, या एलिवेटर भी कह सकते हैं लिफ्ट की जगह, इज मूविंग अपवर्ड, अब लिफ्ट ऊपर जा रही है बट विद एन एक्सेलरेशन ए। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको क्या फील होगा, देखिए इसको 3 तरह से एक्सप्लेन करता हूं। पहला, एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड एक्सप्लेनेशन है कि ऑब्जर्व आपने क्या किया, जब भी लिफ्ट ऊपर को उठती है अचानक से आपको अपना वेट ज्यादा फील होता है। अगर आपने कभी लिफ्ट में ट्रैवल किया हो तो आप लोग देखेंगे कि जब भी लिफ्ट ऊपर को जाती है तो ऊपर को जैसे ही वो एक्सेलरेट करती है आपको अपना वेट ज्यादा फील होता है। अब ये क्यों है जरा देखते हैं इसको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, फिर इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। जस्ट इमेजिन करिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक लिफ्ट के अंदर एक शख्स वेट मशीन के ऊपर मौजूद है और यहां से आप वेट मशीन की रीडिंग देख सकते हैं। और रीडिंग कितनी आएगी, जितना ये शख्स उसको प्रेस करेगा वेट मशीन को, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी सपोज करें हमारे पास कोई रीडिंग आ रही है, लाइक फॉर एग्जांपल 500 न्यूटन। अब होगा क्या, ये जो शख्स है इसका एक अनर्शा है। अनर्शा, ये ऑब्जेक्ट इस वक्त रुका हुआ है। जब ये ऑब्जेक्ट रुका होगा तो आपको मालूम है इसका अनर्शा क्या चाहेगा कि ये रुका रहे। और लिफ्ट का भी एक अनर्शा है, लेकिन लिफ्ट जो है वो आपको मालूम है वो ऊपर किसी ना किसी रस्सी के जरिए हैंग करी होगी। जब वो मोटर चलेगी और वो लिफ्ट को ऊपर को खींचेगी तो लिफ्ट और वेट मशीन अचानक से ऊपर जाएंगे, लेकिन वो जो शख्स है उसका अनर्शा उसको रोकने की कोशिश करेगा, रोक तो नहीं पाएगा लेकिन रोकने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए वो वेट मशीन को ज्यादा प्रेस कर देगा। क्योंकि वो शख्स, इमेजिन करें जरा, वो शख्स उधर ही खड़ा हुआ है और वेट मशीन नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो वो उस पर ज्यादा दबाव डाल देगा, जिसकी वजह से अचानक आपकी रीडिंग चेंज हो जाएगी और रीडिंग 500 न्यूटन से सपोज करें 550 न्यूटन हो गई। ये जो अब 550 न्यूटन वेट है, क्या ये आपका असल वेट है? नहीं, लेकिन ये अपेरेंट वेट है और आपने देखा आपका अपेरेंट वेट आपके असल वेट से थोड़ा सा ज्यादा आया। तो लॉजिकली भी देखें तो हमें पता चल रहा है मशीन ने प्रेस हो जाना है तो वेट तो ज्यादा आएगा। और अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो हमने फील भी यही किया, जब भी हम लिफ्ट में जाते हैं और लिफ्ट ऊपर को एक्सेलरेट होती है तो हमें लगता है वेट ज्यादा हो गया हमारा। अब देखते हैं मैथमेटिकली। ये देखिए स्टूडेंट्स, हुआ क्या कि मशीन ऊपर को गई तो हमारे पास ये अब अपवर्ड फोर्स जो है बॉडी के पास, यानी कि मशीन के पास ऊपर को एक एक्सेलरेशन है। ये अपवर्ड फोर्स जो टेंशन है जो कि हमारा वेट बताएगी, ये अब ज्यादा होगी और जो वेट है उसके मुकाबले में वो कम होगा। अब आपको मालूम है रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं। रिजल्टेंट फोर्स
बराबर होती है T माइनस W। दोनों फोर्सेस जब ऑपोजिट हो तो उनको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, रिजल्टेंट फोर्स तो F इक्वल्स टू ma होती है और T माइनस W। अब A जीरो नहीं है पहले केस की तरह, यहां A की एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो T किसके बराबर आएगा स्टूडेंट्स, T बराबर आएगा माइनस W, उधर जाकर ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा W प्लस ma। ये W उधर जाकर ऐड हो गया क्योंकि ये माइनस है। नाउ स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को गौर से देखें। इस इक्वेशन में T क्या है, T को तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, T आपका अपेरेंट वेट है जो आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रीडिंग आ रही है। W क्या है, आपका असल वेट, और आप देख रहे हैं कि आपके असल वेट में कुछ ऐड हो रहा है ma, और फिर आपके पास आपका मशीन की रीडिंग आ रही है। तो अगर ये 500 न्यूटन था सपोज करो, तो इस एक्सेलरेशन की वजह से ये एक्स्ट्रा 50 की रीडिंग आई और आपका आंसर बन गया 550 न्यूटन, जो मैंने एग्जांपल में सपोज किया ना। तो इसका मतलब याद रखिएगा कि अगर लिफ्ट ऊपर को एक्सेलरेट कर रही है तो भाई अपेरेंट वेट, जो आपका जाहिरी वेट है, वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, आपके असल वेट से ज्यादा। कितना ज्यादा, जितनी ये वैल्यू, क्योंकि वो ऐड हो रहा है। तो अब जरा देखते हैं इसका कंक्लूजन कैसे करना है। ये है मैथमेटिकल रीजन जो मैंने आप लोगों के साथ भी डिस्कस किया। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, भाई सिर्फ अपवर्ड नहीं कहना, अगर कांस्टेंट स्पीड से अपवर्ड जा रही है फिर कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि वो केस नंबर 1 बन जाएगा। व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, तो फिर क्या होगा जी, द ऑब्जेक्ट विल वे मोर, मैं यूं लिख देता हूं जैसे बुक ने लिखा है, देन ऑब्जेक्ट, वो जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी शख्स है, विल वे, उसका वजन जो वो फील करेगा, विल वे मोर, कितना एक्स्ट्रा फील करेगा वजन, बाय एन अमाउंट ma। तो जितना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्स्ट्रा वेट, उतना ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेस करेंगे आप उस वेट मशीन को और हमारे पास ये इफेक्ट आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बात जरा देखिए, बिल्कुल इसी तरह से आपने देखा कि वेट मशीन को आपने ज्यादा प्रेस किया ना। अब जरा एक और कंडीशंस देखते हैं यहां पर। इमेजिन करें कि यही लिफ्ट जो है वो नीचे जा रही है कांस्टेंट स्पीड से और आप भी उसके अंदर है। सपोज करो लिफ्ट की स्पीड 20 है, आपकी भी स्पीड 20 है। अचानक से लिफ्ट ब्रेक लगाती है, यानी डी एक्सेलरेट होगी। जब वो डी एक्सेलरेट होगी उसकी स्पीड जो है वो 20 से कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आपका इनर्शिया क्या कहता है कि आप 20 से मूव कर रहे हैं तो 20 से ही मूव करते रहें। तो अब आप नीचे जा रहे हैं, लिफ्ट ने ब्रेक लगाई, आपने मजीद आगे जाने की कोशिश की आपके इनर्शिया की वजह से, तो आप लिफ्ट को इस सूरत में भी ज्यादा दबा देंगे। ये क्या केस बना, ये केस ये बना कि लिफ्ट इज डी एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, लिफ्ट नीचे जाते हुए ब्रेक लगाएगी तब भी आप मशीन को ज्यादा प्रेस करेंगे, आपका वेट ज्यादा आएगा, और अगर लिफ्ट ऊपर जाते हुए एक्सेलरेट करेगी तब भी आपका वेट ज्यादा आएगा। तो ये केस में उसने एक बात मेंशन की है, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन। मैं कह सकता हूं बिल्कुल यही इफेक्ट तब भी होगा व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन, ही विद डी एक्सेलरेशन, क्योंकि उसकी लॉजिकल रीजन वही है इनर्शिया वाली कि आप मशीन को ज्यादा प्रेस कर देंगे। ये जो केस मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 117 के ऊपर यहां पर लिखा हुआ है, तो इस पर आप हेडिंग दे दें केस नंबर 2 की और यही हेडिंग। नाउ स्टूडेंट्स अब जरा डिस्कस करते हैं कि केस नंबर 3 क्या कहता है। नाउ स्टूडेंट्स जरा देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 केस नंबर 2 का बिल्कुल ऑपोजिट है। पहले हम लोगों ने देखा था कि लिफ्ट ऊपर जाते हुए एक्सेलरेट कर रही थी, स्पीड बढ़ा रही थी। अब हम कहेंगे लिफ्ट नीचे आते हुए स्पीड बढ़ाएगी, तो हम कहेंगे व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए। तो मूविंग डाउनवर्ड आ गया मूविंग अपवर्ड की जगह। अब इसको भी मैं टॉपिक को, इस केस को भी मैं 3 तरह से पढ़ाऊंगा। पहले तो ऑब्जर्वेशन देखते हैं, जब आप लिफ्ट के अंदर हो और अचानक से लिफ्ट नीचे को एक्सेलरेट करे, आप जैसे 5वें फ्लोर से पहले फ्लोर पर आ रहे हैं तो अचानक से लिफ्ट एक्सेलरेट करे तो आपको ऐसे लगता है जैसे आप बड़ा लाइट फील कर रहे हैं, तो ये तो हमें यहां से इशारा मिल रहा है कि शायद इधर हमें वेट कम फील होगा, पहली चीज। दूसरी चीज लॉजिकली देखते हैं क्या होता है। जरा देखें कि आप एक लिफ्ट के अंदर हैं बिल्कुल उसी तरह से, और आप वेट मशीन के ऊपर खड़े हैं, वेट मशीन कुछ ना कुछ रीडिंग देगी।
अब जरा तवज्जो कीजिएगा, सपोज करें अभी वेट मशीन रुकी हुई है और आपकी जो रीडिंग आ रही है वो आपकी ट्रू रीडिंग है, यानी आपका असल वेट, रियल वेट बताया जा रहा है, सपोज करें वो 500 न्यूटन ही है। लेकिन जरा इमेजिन करें आप एक खास अमाउंट से मशीन को प्रेस कर रहे हैं, अब होगा क्या? आप रुके हुए, आपका अनर्शा क्या चाहता है? अनर्शा चाहता है कि आप रुके हुए और आप रुका रहें, लेकिन लिफ्ट मशीन से अटैच है, लिफ्ट को मोटर धक्का देगी। जैसे ही लिफ्ट नीचे को एक्सेलरेट करेगी तो आप उस पर फोर्स लगा रहे थे, वो नीचे से एक्सेलरेट करेगी तो वो नीचे से निकलेगी और आप उसको टच तो कर रहे होंगे, लेकिन आप उसको उतना प्रेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप रेस्ट पर थे और आप चाहते थे रेस्ट पर रहें, तो इस वजह से उसने तो मोशन पकड़ ली लेकिन आपने नहीं पकड़ी, जिसकी वजह से आप उतना प्रेस नहीं कर पाएंगे। और जब आप नहीं प्रेस कर पाएंगे तो आपका वेट मशीन जो रीडिंग बताएगा वो शायद 450 न्यूटन यानी कि कम रीडिंग बताए। तो लॉजिक भी कह रही है कि अगर आप एक ऐसी जगह के अंदर मौजूद हो जो नीचे को एक्सेलरेट करे, तो क्योंकि मशीन और आपका कांटेक्ट थोड़ा सा लूज होगा तो आपकी रीडिंग कम आएगी। ठीक है जी। अब जरा देखते हैं इसकी मैथमेटिकल रीजन। नाउ स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास वो पूरा का पूरा लिफ्ट है, डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, नीचे जाते हुए स्पीड पकड़ रही है, तो हम इसका एक्सेलरेशन का वेक्टर डाउनवर्ड बनाएंगे। अब जरा देखें, क्योंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है तो ये फोर्स कम और डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगी। अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। तो रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होती है? W माइनस टी, क्योंकि निचली फोर्स स्ट्रॉन्गर है तो मैं W माइनस टी लूंगा। लेकिन न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma। तो क्योंकि F इज इक्वल टू ma होता है, रिजल्टेंट फोर्स ma के बराबर है, तो मैं रिजल्टेंट फोर्स की जगह ma लिख देता हूं और W माइनस टी। नाउ स्टूडेंट्स, मैं T को इधर ले जाता हूं, ma को इधर ले आता हूं, माइनस टी उधर जाकर प्लस टी हो जाएगा, W को नहीं छेड़ना, और ma उधर जाकर माइनस ma हो जाएगा। लो भी इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर। T क्या था? जो रीडिंग आ रही है जब वो एक्सेलरेट कर रही थी, यानी अपेरेंट वेट। W क्या था? आपका रियल वेट, जब लिफ्ट में एक्सेलरेशन नहीं था, और आपके रियल वेट में से ये चीज माइनस हो रही है, फिर आपका अपेरेंट वेट आ रहा है। मिसाल के तौर पर आपका रियल वेट था 500 न्यूटन और आपके इस फैक्टर की जो वैल्यू बनी वो 50, तो ये माइनस होगा तो बाकी क्या बचेगा? 450। इस वजह से आपकी मशीन कितनी रीडिंग दे रही थी? 450 न्यूटन। तो रिजल्ट क्या निकला कि जब भी एक मशीन या लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगी तो उसके अंदर के सारे ऑब्जेक्ट्स लाइट फील करेंगे, उनका अपना वेट कम महसूस होगा। उसकी वजह क्या है कि जमीन जो लिफ्ट है वो लिफ्ट के साथ उनका कांटेक्ट थोड़ा लूज होगा, टांगों पर जोर कम पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा जैसे आपका वेट कम है। और अगर आप वेट मशीन के ऊपर खड़े होंगे तो आपको वाकई में रीडिंग भी कम ही नजर आएगी। नाउ स्टूडेंट्स, देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, यहीं से आप स्टार्ट करेंगे कि व्हेन द लिफ्ट is moving downward, या accelerating कह देता हूं, is accelerating downward with an acceleration a, तो क्या होगा जी? ऑब्जेक्ट, जो भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, विल वे, वो अपना वेट कम महसूस करेंगे, विल वे लेस देन रियल वेट, अपने असल वेट से उनको वेट कम महसूस होगा। कितना कम महसूस होगा? जितना ये फैक्टर होगा, बाय एन अमाउंट m, इतना कम। पिछले केस में हमने देखा इतना ही ज्यादा महसूस होगा। तो अगर लिफ्ट ऊपर को एक्सेलरेट कर रही है केस नंबर 2 में, तो फिर आपको अपना वेट ज्यादा फील होगा, क्योंकि लिफ्ट आपको ऊपर को एक्सेलरेट करेगी तो प्रेस करेगी, और आप क्योंकि रुकावट, आप क्योंकि रेजिस्ट करेंगे इनर्शिया की वजह से, तो वो प्रेस की वजह से आपको अपना वेट ज्यादा फील होगा टांगों में। और अगर वेट मशीन रखें तो उसमें भी ज्यादा आएगा। और इसी तरह से थर्ड केस में हमने क्या देखा कि अगर आप और वेट मशीन इस तरह से है, तो जैसे ही लिफ्ट नीचे को डीएक्सेलरेट करेगी, आप क्योंकि चाहेंगे आप रेस्ट पर हैं तो रेस्ट पर रहें, या जो भी स्पीड आपके पास वो वही रहे,
तो जब ये अपनी स्पीड बढ़ाएगी तो थोड़ी देर के लिए आपका कॉन्टैक्ट लूज होगा, जिसकी वजह से आप उस लम्हे उतना ज्यादा प्रेस नहीं कर पाएंगे, तो आपका आंसर थोड़ा सा कम आएगा वेट मशीन के ऊपर। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहां पर भी एक और केस बनता है। जरा स्टूडेंट्स इमेजिन करें, इससे मिलता जुलता है एक और केस। जरा इमेजिन करें आप फिर से उस लिफ्ट के अंदर मौजूद है, एक वेट मशीन के ऊपर। वेट मशीन आपका वेट बता रही है फॉर एग्जांपल 500 न्यूटन, और अब ये लिफ्ट जो है पहले तो ये नीचे जाते हुए एक्सेलरेट कर रही थी, अब ये लिफ्ट ऊपर जाते हुए डी एक्सेलरेट करेगी, यानी ऊपर जाते हुए अपनी स्पीड कम करेगी। इस सूरत में क्या होगा जरा देखते हैं। सपोज करें आप और लिफ्ट दोनों ही 20 की स्पीड से ऊपर जा रहे थे, अचानक से लिफ्ट ने ब्रेक लगाई। जब लिफ्ट ब्रेक लगाएगी, लिफ्ट पीछे रह जाएगी और आपकी स्पीड जो 20 है उससे आप चाहेंगे कि मूव करते रहें, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए आपका कॉन्टैक्ट जो है वो लूज होगा और वेट मशीन की जो ऊपर रीडिंग आएगी वो थोड़ी सी कम आएगी। तो उसका मतलब यह हुआ कि अगर लिफ्ट नीचे को एक्सेलरेट कर रही हो या ऊपर को डी एक्सेलरेट कर रही हो, दोनों का रिजल्ट सेम है कि वेट कम फील होगा, क्योंकि आप वेट मशीन को कम प्रेस करेंगे। ये आपको जो थर्ड केस है, ये भी पेज नंबर 117 के ऊपर ये पैराग्राफ नजर आएगा, तो इसके ऊपर भी हेडिंग दे दीजिए। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं लास्ट केस की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट केस है। स्टूडेंट्स अब जरा हम डिस्कस करते हैं लास्ट केस। लास्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए लास्ट केस की स्टेटमेंट, लग रहा है जैसे वो स्टेटमेंट है, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन, लेकिन अब जी आ गया है, और जी क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब कोई चीज इस एक्सेलरेशन से नीचे आ रही हो तो स्टूडेंट्स वो नीचे आते हुए नहीं बल्कि वो गिरती हुई महसूस होगी। इस वजह से जब हम कहते हैं कि लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन जी, तो आसान अल्फाज में इसको ये कह सकते हैं व्हेन द लिफ्ट इज फॉलिंग। अगर ये मार्कर मेरे हाथ से छूटे तो मैं आम अल्फाज में से कहूंगा ये मार्कर गिर रहा है, लेकिन फिजिक्स की टर्म में कहूंगा कि ये मार्कर नीचे को एक्सेलरेट कर रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो ये लिफ्ट अब गिर रही है। स्टूडेंट्स मैंने आपको इस लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में एक छोटी सी बात बताई थी, और वो ये थी कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को धागे से बांधकर इस तरह से अपनी वेट मशीन के पास लेकर आए कि जस्ट आप उसको टच करें, प्रेस ना करें, तो आप उसको टच कर रहे होंगे, वेट मशीन के ऊपर ऑब्जेक्ट होगा लेकिन वेट मशीन रीडिंग नहीं देगी। बिल्कुल कुछ ऐसा ही तब होगा जब वो जो लिफ्ट है वो गिर रही होगी। जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वो लिफ्ट है और इमेजिन करिए लिफ्ट गिर रही है। जब ये गिर रही होगी तो अब ये लिफ्ट और इसके अंदर की सारी चीजें एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आ रही होंगी, जिसकी वजह से जब ये एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आ रही होंगी तो वो शख्स बजाहिर वेट मशीन के ऊपर होगा तो सही, लेकिन वो प्रेस नहीं कर पाएगा वेट मशीन को, क्योंकि प्रेस करने के लिए वेट मशीन का रुका होना जरूरी है, फिर ही कर पाएगा। अगर वो इस तरह से वेट मशीन भी नीचे आ रही है तो वो उसको प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों क्योंकि एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि वो उसको टच तो कर रहा होगा लेकिन प्रेस नहीं कर रहा होगा, और जब प्रेस नहीं कर रहा होगा तो उस ऑब्जेक्ट की रीडिंग जो है वो नहीं आएगी, तो हमारे पास हम कहेंगे कि वेट जीरो हो गया। इस कंडीशन को कहते हैं वेटलेसनेस। और जब वेट जीरो हो जाएगा तो हमारे पास, अगर आप किसी लिफ्ट के अंदर मौजूद हैं और वो लिफ्ट गिर रही है और आप कोई ऑब्जेक्ट अपने पास इस तरह से छोड़ें तो वो फ्लोट करता रहेगा। और यही बात है जिसका ताल्लुक मैंने आप लोगों को आज के लेक्चर के स्टार्ट में एक एग्जांपल दी थी एस्ट्रोनॉट की। बहरहाल इसको तो मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन फिलहाल इसकी जरा मैथमेटिकल सिचुएशन देखते हैं क्या बनती है। हमें मालूम है वही चीज सारी की सारी है कि रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर है? रिजल्टेंट फोर्स बराबर है W माइनस टी। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। अब रिजल्टेंट फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma। तो रिजल्टेंट फोर्स की जगह ma आ जाएगा, W माइनस टी। लेकिन W तो वेट है और वेट क्या है? mg माइनस टी। तो वेट का फॉर्मूला याद रखिएगा, mg होता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये A क्या है? लिफ्ट का एक्सेलरेशन, और लिफ्ट भी तो नीचे गिर रही है ना, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी कितना होगा? g। तो याद रखिएगा कि लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो भी 9.8 होगा, तो इसकी जगह भी g आ जाएगा, इसकी जगह भी g आ जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा तो t 0 आ जाएगा। यानी कि क्या कंक्लूड किया कि अगर लिफ्ट गिर रही हो, फ्री फॉल कर रही हो, तो उसके अंदर के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे?
उनका अपेरेंट वेट 0 हो जाएगा, यानी कि वेट लेस हो जाएंगे। तो जरा देखिए जी हमारे पास, when the lift is falling, all objects appear weightless, तो उनका वेट जो है वो 0 हो जाएगा। और ये सारी चीज एक्सप्लेन की है पेज नंबर 118 के ऊपर, जो लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ है इसके अंदर। तो ये 4 केसेस हैं स्टूडेंट्स, ये चारों केसेस अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।